हाय गाइस, मेरा नाम फरीद है गाइस। आज मैं बहुत ज़बरदस्त स्टोरी लेकर आया हूँ। जिस तरह से आप टाइटल पढ़े उसी टाइटल के अंदर बताऊंगा, क्योंकि आज की कहानी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि काफ़ी बड़ी कहानी होने वाली है। और काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अभी कहानी थोड़ी बड़ी डाली जाए, क्योंकि आप लोगों का कुछ रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ अभी बड़ी बड़ी कहानी डालूंगा मैं। तो इसलिए कहानी अभी थोड़ा लेट आया करेंगे, क्योंकि मैं बड़ी कहानी लाया करूँगा और अच्छी कहानी लाया करूँगा मैं, ताकि आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिले और आप ये जो स्टोरी सुनेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। क्योंकि मैंने बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लिया अभी मैंने, जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ अभी आगे वीडियो में, जो कहानी बताने वाला हूँ तो बहुत ज़बरदस्त कहानी होने वाली है। ये सुनील शेट्टी और अमिताभ बच्चन की मूवी से जुड़ी स्टोरी है। बहुत ज़बरदस्त होने वाली रीमेक के बारे में बताने वाला हूँ, किस तरह से डायरेक्टर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और राइटर ने किस तरह से इस फिल्म को लिखा है। तो बहुत ज़बरदस्त स्टोरी होने वाली है। मैं इन दोनों के बारे में बताऊंगा, किस तरह से इन राइटर ने और डायरेक्टर ने इस फिल्म को फिल्माया है। दोनों फिल्मों की कहानी सेम है, क्या सेम है, पूरी मैं स्टोरी बताऊंगा। और एंड तक बने रहेंगे तो गाइस तभी से आपको समझ में आएगा। अगर आप स्टार्ट में या बीच में छोड़कर भाग जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पूरी कहानी स्टार्ट से लेकर एंड तक सुनना, उसके बाद फिर मुझे कमेंट करके बताना कि किस तरह से स्टोरी लगी आपको। और इस तरह की वीडियो मैं आगे और लाऊं या ना लाऊं, ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस एंड तक बने रहना। तो चलो गाइस स्टोरी स्टार्ट करता हूँ, और ज़बरदस्त स्टोरी होने वाली है, तो चलो स्टार्ट करता हूँ गाइस। आज मैं आप लोगों को गद्दार मूवी के बारे में बताऊंगा। यह मूवी 1995 में आई थी। इस मूवी में हीरो थे सुनील शेट्टी और हीरोइन थी सोनाली बेंद्रे। यह एक हिट मूवी है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा आखिर यह कौन सी फिल्म का रीमेक थी। जिस फिल्म का यह रीमेक है वो एक सुपरहिट मूवी है, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। उस फिल्म का नाम बताने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। बहुत कम लोग जानते होंगे या फिर आज तक किसी ने इस बात का अंदाजा ही नहीं लगाया होगा कि आखिर यह किस फिल्म का रीमेक थी। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि गद्दार मूवी कौन से फिल्म का रीमेक है। गद्दार मूवी फिल्म नमक हराम का रीमेक है। नमक हराम मूवी आपने जरूर देखी होगी। इस फिल्म में हीरो थे अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना। यह फिल्म 1974 में आई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। नमक हराम वही फिल्म है जिसमें लोगों ने राजेश खन्ना से ज्यादा अमिताभ बच्चन के किरदार को पसंद किया था। अब मैं आप लोगों को इन दोनों फिल्मों की स्टोरी के बारे में बताऊंगा कि आखिर इन दोनों की स्टोरी क्या कहती है और कैसे यह दोनों फिल्में एक दूसरे से मिलती हैं। पहले मैं आपको नमक हराम फिल्म के बारे में बताता हूँ, ताकि जब मैं आपको गद्दार फिल्म के बारे में बताऊँ तो उसकी भी स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप इस बात का अंदाजा भी लगा लें कि यहाँ इस फिल्म में भी वही सब दिखाया गया है जैसा कि नमक हराम फिल्म में दिखाया गया है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि नमक हराम में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन दोनों भी जिगरी दोस्त रहते हैं। एक दूसरे के लिए दोनों कुछ भी कर सकते हैं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को दौलतमंद दिखाया गया है तो राजेश खन्ना को गरीब दिखाया गया है। अमिताभ बच्चन के साथ उनके पिता हैं और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का नाम है विक्की और राजेश खन्ना का नाम है सोनू और इनके साथ है इनकी माँ और इनकी बहन है। नमक हराम फिल्म पूरी ख्याल में दिखाई गई है। अमिताभ बच्चन जेल से छुटकर आते हैं और घर आकर राजेश खन्ना की फोटो देखते हैं, क्योंकि इस फिल्म में राजेश खन्ना को मार दिया गया है और यहीं से ख्याल शुरू हो जाता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना बहुत अच्छे दोस्त हैं। अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना का पूरा परिवार संभालते हैं। उनके रहने खाने का खर्चा भी अमिताभ बच्चन ही उठाते हैं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना को वकील दिखाया गया है, लेकिन दोनों ही अपने काम को सीरियसली नहीं लेते हैं। वो मस्ती मजाक में अपना पूरा दिन बिता देते हैं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को एंग्री दिखाया गया है और वहीं राजेश खन्ना को सीधा साधा दिखाया गया है। अब मैं आप लोगों को गद्दार मूवी के बारे में बताता हूँ। इस फिल्म में हीरो हैं सुनील शेट्टी और उनके दोस्त बने हुए हैं हरीश कुमार। ये दोनों भी जिगरी दोस्त रहते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस फिल्म में
सुनील शेट्टी और हरीश कुमार को स्टूडेंट दिखाया गया है जो पूरा दिन मजाक मस्ती में अपना वक्त गुजार देते हैं। इस फिल्म में सुनील शेट्टी का नाम है सनी और हरीश कुमार का नाम है विजय। सुनील शेट्टी को इस फिल्म में एंग्री वाले रूप में दिखाया गया है, वहीं उनके दोस्त हरीश को सीधा साधा दिखाया गया है। सुनील शेट्टी के साथ हैं उनके पिता जो विलन बने हुए हैं, उनका नाम है मोहन जोशी। वही हरीश कुमार जो हीरो हैं उनके साथ हैं उनकी माँ, पिता और बहन। गद्दार फिल्म की शुरुआत गाना गाते हुए दिखाया गया है। सुनील शेट्टी और हरीश कुमार दोनों भी दोस्ती का गाना गा रहे हैं। अब मैं आपको दोनों दोस्तों की कहानी के बारे में समझाने जा रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि फिल्म का नाम है नमक हराम, यानी कि फिल्म में किसी ने नमक हरामी की है। जैसे कि अमिताभ बच्चन एंग्री किरदार में हैं, वैसे ही सुनील शेट्टी भी एंग्री किरदार में हैं। जैसे राजेश खन्ना विकी के एहसानों तले दबे हुए हैं, वैसे ही हरीश कुमार भी सुनील के एहसानों के बोझ तले दबे हुए हैं। जैसे कि सुनील शेट्टी की फिल्म का नाम है गद्दार, यानी कि इस फिल्म में भी किसी ने गद्दारी की है, इसीलिए इस फिल्म का नाम रखा गया है गद्दार। तो देखा आप लोगों ने गद्दार फिल्म की स्टोरी को कैसे लिखा गया है, को बताना चाहूँगा। इस फिल्म के राइटर हैं रॉबिन भट्ट और जावेद सिद्दीकी। दोनों ने नमक हराम फिल्म को देखकर गद्दार फिल्म की स्टोरी ऐसे लिखी है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये फिल्म नमक हराम का रीमेक है। इस बात को वही समझ सकता है जिसने इन दोनों फिल्मों को ध्यान से देखा होगा। तो देखा आप लोगों ने फिल्म के नाम और कैरेक्टर को कैसे मैच किया गया है। अब पूरी कहानी कैसे मैच होती है वह सुनिए। नमक हराम में दिखाया गया है कि अमिताभ बच्चन के पिता बीमार हो जाते हैं तो वो अपने बेटे विकी को दिल्ली बुला लेते हैं जहां वो रहते हैं और उनकी कंपनी भी वहीं पर है। जब अमिताभ बच्चन कंपनी में पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात मजदूरों के लीडर AK हेंगल से होती है जो बोनस का डिमांड करते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन उनकी हर डिमांड को रद्द कर देते हैं और उन्हें बेइज्जत करके अपने ऑफिस से निकाल देते हैं। तब सारे कंपनी वाले हड़ताल कर देते हैं और फैक्ट्री बंद हो जाती है। जब यह बात अमिताभ बच्चन के पिता को पता चलती है तो वो विक्की को मजदूरों के लीडर AK एंगल से माफी मांगने के लिए कहते हैं। अमिताभ बच्चन AK एंगल से माफी मांग लेते हैं, लेकिन उनके दिल में बदले की आग जल उठती है और वो सीधा मुंबई आ जाते हैं। अब मैं आपको गद्दार मूवी के बारे में बताता हूँ कि इस मूवी में इस सीन को डायरेक्टर ने किस तरह से फिल्माया है। सुनील शेट्टी जिस कॉलेज में पढ़ाई करते हैं वो कॉलेज उनके पिता गुजराल का है, यानी मोहन जोशी का है। उसी कॉलेज में सोनाली बेंद्रे भी पढ़ती हैं और सुनील शेट्टी को उनसे प्यार हो जाता है, लेकिन सुनील और सोनाली का क्लास अलग रहता है। मगर एक दिन सुनील शेट्टी उसी क्लास में जा बैठते हैं तब प्रोफेसर किरण कुमार सुनील शेट्टी को थप्पड़ मारकर बेइज्जत करके वहां से निकाल देते हैं। अब सुनील शेट्टी प्रोफेसर किरण कुमार से बदला लेने के लिए तड़पता रहता है। अब इसके आगे के सीन के बारे में बताने से पहले मैं आपको नमक हराम के सीन के बारे में बताता हूँ। अमिताभ बच्चन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। फिर वो अपने दोस्त राजेश खन्ना को सब मैटर बताते हैं कि मुझे AK एंगल से बदला लेना है, मैं उसे गोली मार दूंगा। राजेश खन्ना समझाते हैं कि गोली मारने से तुम्हारा बदला पूरा नहीं होगा, उसने तुम्हारी बेइज्जती की है सबके सामने, उसकी बेइज्जती करूंगा और वह सब मजदूरों के बीच में शर्मिंदा हो जाएगा। तब मुझे भी सुकून होगा और मुझे लगेगा कि मेरे दोस्त का बदला पूरा हुआ। विक्की तू घबरा मत, उसने तेरी बेइज्जती नहीं की है, इसका मतलब है कि मेरी बेइज्जती की है। बस तू मुझे अपनी फैक्ट्री में काम दिलवा दे।
फिर देख मैं कैसे उस लीडर की इंसल्ट करता हूँ। अब मैं आपको गद्दार फिल्म के इस सीन के बारे में बताता हूँ। सुनील शेट्टी भी अपने दोस्त हरीश कुमार यानी कि विजय को अपना पूरा माजरा बताते हैं और कहते हैं कि उस प्रोफेसर की मैं जान ले लूंगा। विजय कहता है, सनी तू डर मत, उसने तेरी बेइज्जती नहीं की, इसका मतलब मेरी बेइज्जती की। मैं उस कॉलेज में एडमिशन लेकर उस प्रोफेसर की ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा, वो भी सारे कॉलेज स्टूडेंट के सामने शर्मिंदा हो जाएगा। तब तेरी बेइज्जती का बदला पूरा होगा। देखा आप लोगों ने दोनों फिल्मों में एक दोस्त दूसरे दोस्त की बेइज्जती का बदला कैसे लेता है। अब मैं आपको इसके आगे की कहानी बताता हूँ। नमक हराम फिल्म में राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन की फैक्ट्री में काम करने लगते हैं। तब सोमू जैसे जैसे विकी को बोलता है, सेम वैसा ही विकी करता है। राजेश खन्ना जब मजदूरों की डिमांड भी पूरी करवा लेता है, उनके रहने खाने का बंदोबस्त भी अच्छा कर देता है। तब राजेश खन्ना मजदूरों की नज़र में एक अच्छा लीडर बन जाता है। जितने भी कंपनी में काम करने वाले रहते हैं वो सब लोग कहते हैं एके एंगल को अब लीडरगिरी छोड़ देनी चाहिए। इस साल हम सोमू को ही कंपनी में मजदूरों का लीडर बनाएंगे, क्योंकि सोमू हमारे लिए वो सब कर रहा है जो आज तक किसी ने भी नहीं किया है। इस तरह से राजेश खन्ना मजदूरों की नज़र में आ जाता है और एके हेंगल को लीडर की पोस्ट से हटा दिया जाता है। राजेश खन्ना एके एंगल का नाम मजदूरों के बीच में खराब कर देता है, मगर एके एंगल राजेश खन्ना के बारे में समझ जाता है, लेकिन वो उसकी बातों का बुरा नहीं मानता है और उसे अपनी पाठ दे देता है। लेकिन जब राजेश खन्ना को मजदूरों की भुखमरी, उनकी लाचारी, उनकी भुखमरी के बारे में पता चलता है तो उनका दिल और दिमाग मजदूरों की तरफ खींचने लगता है। तब उनकी मुलाकात रेखा से होती है तो सोमो को रेखा से मोहब्बत हो जाती है और राजेश खन्ना भी उसी बस्ती में रहने लगते हैं। वो अपने दोस्त विक्की को मजदूरों की गरीबी के बारे में बताने लगते हैं। एक दिन अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना से कहते हैं, वो अब घर भी नहीं आता है और बस्ती में रहने लगा है। तो उम्मी यह सब क्या चल रहा है? हमने अपनी बेइज्जती का बदला उस लीडर से ले लिया है। अब मैं चाहता हूँ तू यह सब छोड़ दे और वापस से मेरे पास आजा। हम जैसे पहले अपनी जिंदगी जिया करते थे वैसे ही जिएंगे। तब राजेश और अमिताभ बच्चन के बीच डायलॉग बाजी होती है। तभी अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना को नमक हराम कह देते हैं। तब राजेश खन्ना कहते हैं, विकी तूने सही कहा, मैं नमक हराम हूँ, तेरे एहसानों को मैं भुला चुका हूँ। और दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से उनकी दोस्ती में दरार पड़ जाती है। मैं आपको बताऊंगा गद्दार फिल्म में इस सीन को कैसे फिल्माया गया है। सुनील शेट्टी के दोस्त विजय कॉलेज में स्ट्राइक करवा देते हैं स्टूडेंट के बीच में और इम्तिहान सर पर रहते हैं। तभी विजय डिमांड करता है कि आपको सुनील शेट्टी यानी कि सनी को कॉलेज में वापस लेना पड़ेगा और सुनील शेट्टी से प्रोफेसर को माफ़ी भी मांगनी होगी, क्योंकि उन्होंने सनी को बिना वजह थप्पड़ भी मारा था। जब तक प्रोफेसर साहब सनी यानी सुनील शेट्टी से माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक यह हड़ताल नहीं टूटेगी। लेकिन कॉलेज का एक स्टूडेंट अपने भविष्य के बारे में चिंता करता है कि अगर मैं यह इम्तिहान नहीं दूंगा तो मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे बूढ़े माँ बाप को कौन संभालेगा। अपनी जान देने जाता है। तब सोनाली बेंद्रे विजय को समझाती हैं और विजय को अपनी गलती का एहसास होता है कि गलती प्रोफेसर की नहीं सनी की है। तब प्रोफेसर सुनील शेट्टी से माफ़ी मांगने जा रहे होते हैं। तब विजय प्रोफेसर को रोक लेता है। यह सब देखकर सुनील शेट्टी गुस्से में आकर कॉलेज से चले जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद विजय सनी के पास पहुंचता है। तब सनी
कहता है तू दोस्त नहीं गद्दार है। गद्दार विजय कहता है सनी तू सही कह रहा है, मैं एक गद्दार हूँ क्योंकि मैं तेरे एहसानों के बोझ तले दबा हुआ हूँ। और इन दोनों में कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जिसकी वजह से इन दोनों की भी दोस्ती में दरार पड़ जाती है। अब मैं आपको नमक हराम फिल्म के क्लाइमैक्स के बारे में बताऊंगा। जब अमिताभ बच्चन के पिता को पता चलता है कि राजेश खन्ना हमारी कंपनी में काम कर रहा है और मजदूरों की हर डिमांड को पूरी कर रहा है जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा है, तब अमिताभ बच्चन के पिता मजदूरों के बीच में जाकर राजेश खन्ना से कहते हैं, अरे तू तो मेरे बेटे विक्की का दोस्त है, तू मेरे बेटे जैसा है, फिर तू इस कंपनी में मजदूरों जैसा काम क्यों कर रहा है? ये कंपनी तो तेरी भी है बेटा, चल मेरे साथ घर चल। जब यह सब सारे मजदूर देखते हैं तो उन लोगों को पता चलता है कि सोमू हम सबको धोखा दे रहा है। जब राजेश खन्ना अपनी बस्ती में अपने घर जा रहे होते हैं तब सारे मजदूर मिलकर उन्हें पीट देते हैं और कहते हैं कि आज तक तूने हम सब लोगों को धोखे में रखा था। तुम उस घमंडी विक्की के दोस्त हो, यानी तुम उसके चमचे हो। तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। हमारे घर का खाना तुम छीन रहे थे। तब वहाँ पर एक एंगल आ जाते हैं और लोगों को समझा बुझा कर कहते हैं यह पहले वाला सोमू नहीं है, यह बदल चुका है। इसके अंदर इंसानियत जाग चुकी है। अब यह हमारे हक के लिए लड़ रहा है। जब ये बात कंपनी के मालिक को पता चली तो कंपनी के मालिक ने जानबूझकर इसके बारे में तुम लोगों को उकसाया है ताकि तुम लोग इसे मार पीट कर यहाँ से भगा दो। जब सारे मजदूर इस बात को समझ जाते हैं तो राजेश खन्ना को माफ कर देते हैं। एक दिन सोमू विक्की के घर जाता है और कहता है माँ ने खत लिखा है, वो कल शाम की गाड़ी से आ रही है। तब राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन में कुछ ऐसी बातें होती हैं इसकी वजह से अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना का कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं अगर हमारी दुश्मनी के बारे में माँ को पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मैं आपको गद्दार मूवी के सीन के बारे में बताता हूँ। जब सुनील शेट्टी और हरीश कुमार के बीच में दुश्मनी हो जाती है तब सनी विजय को अपना दुश्मन समझता है, लेकिन विजय सनी को अपना दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त ही समझता है। लेकिन सनी इतना गुस्से में होता है कि विजय से कहता है तूने आज तक मेरी दोस्ती देखी है, अब दुश्मनी भी देख। सनी विजय को जगह जगह पर परेशान करता है, लेकिन इस बात की खबर विजय की मां को नहीं होने देता है। सनी एक तरफ विजय के परिवार को परेशान करता है, दूसरी तरफ से विजय के परिवार की हिफाजत भी करता है। विजय की मां को यह सब समझ नहीं आता है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। जब विजय की बहन की शादी हो रही होती है तब सनी विजय को कुछ देर के लिए जेल में बंद करवा देता है और कहता है तू हमारी बहन की शादी में शरीक नहीं होगा सकेगा, मैंने ऐसा बंदोबस्त किया है। बेशक तेरी बहन की शादी होगी जरूर, लेकिन मैं उस शादी में तुझे शरीक नहीं होने दूंगा। फिर सनी विजय की बहन की शादी कर देता है और उसे हंसी खुशी विदा कर देता है। कुछ देर के बाद पुलिस विजय को छोड़ देती है। जब विजय घर पहुंचता है तो देखता है शादी की हर रस्म खत्म हो चुकी है। शादी में शरीक न होने के गुस्से के कारण विजय सनी की कार को तोड़ डालता है। सनी कहता है तू चाहे जितना गुस्सा मुझ पर निकाल ले, चाहे जितनी भी मेरी कार तोड़ दे, मैं गाड़ियों की तेरे लिए लाइन लगा दूंगा। तब विजय वहां से चला जाता है। जब ये बात सुनील शेट्टी के पिता यानी कि मोहन जोशी को पता चलती है
कि विजय सनी को मारना चाहता है, तब गुजराल साहब विजय पर हमला करवा देते हैं। अब मैं नमक हराम फिल्म के बारे में बताऊंगा। जब अमिताभ बच्चन को इस बात का पता चलता है कि उनके पिता ने राजेश खन्ना को लोगों से पिटवा दिया है, तब विक्की को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने पिता से कहता है, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? सोमू को इस तरह से मार खिलाने का आपका क्या मकसद है? तब विक्की के पिता कहते हैं, मुझे तो लगा था कि वो लोग सोमू को जान से मार देंगे, लेकिन उन्होंने उसे जिंदा छोड़ दिया। तब विक्की गुस्से में आकर कहता है, डैडी, अगर सोमू को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और वहाँ से चला जाता है। जब सारे देश में मंदी छा जाती है और हर जगह अकाल पड़ जाता है, तब मजदूर भूख के कारण तड़पने लगते हैं। हर कंपनियों को भी नुकसान होने लगता है जब हर कंपनी मजदूरों की हर डिमांड को रद्द करने लगते हैं और उनकी तनख्वाह भी कम करने लगते हैं। जब राजेश खन्ना मजदूरों को अपने साथ मिलकर यह ऐलान कर देता है कि हम सब अपना हक पाकर ही रहेंगे, हम मिलों में उस वक्त तक काम नहीं करेंगे जब तक कंपनियां हमारे हक का पैसा हमें नहीं देती है। जब यह बात विक्की के पिता को पता चलती है तो वो राजेश खन्ना को जान से मारना चाहते हैं। फिर वो कुछ लोगों को रकम देकर कहते हैं कि सोमू को मौत के हवाले कर दो। ये बात अमिताभ बच्चन को पता चलती है तो अमिताभ बच्चन गुस्से में राजेश खन्ना की बस्ती में पहुंच जाते हैं और एक ट्रक सामने से आ जाता है जो राजेश खन्ना को उड़ा देता है और अमिताभ बच्चन चिल्लाते रहते हैं, सोमू, राजेश खन्ना इस तरह से घायल हो जाते हैं, आखिरी सांस उनके जिस्म में बाकी रहती है। तब राजेश खन्ना अमिताभ की तरफ देखते हुए कहते हैं, मेरे दोस्त, हमारी जिंदगी का सफर यहीं तक था। इन गरीबों को इनका हक दे देना और हो सके तो मुझे माफ कर देना। तभी विकी कहता है, सोमू नहीं। सोमू कहता रहता है, विकी विकी। राजेश खन्ना की आंखें बंद हो जाती हैं और वो इस दुनिया को अलविदा कहकर हमेशा के लिए चला जाता है। इसी सीन के बाद अमिताभ बच्चन कहते हैं, सोमू की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने ही उसे इन लोगों के बीच में भेजा था। जज साहब, वो मेरे लिए नमक हराम था, नमक हराम, और मुझे उसके कत्ल की सजा मिलनी ही चाहिए। तब जज साहब अमिताभ बच्चन को 14 साल की सजा सुना देते हैं। तब अमिताभ बच्चन के पिता विक्की से जेल में मिलने आते हैं। तब वो विक्की से कहते हैं, बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? अमिताभ बच्चन कहते हैं, डैडी, मैं जानता हूँ अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती तो आप अपने पैसे और अपनी पहचान की बदौलत पर छूट जाते, तो मैं नहीं चाहता था, इसीलिए आपकी जगह मैंने अपने आप को इस कत्ल के इल्जाम में पकड़वा लिया कि आपको भी एक बेटे की जुदाई का एहसास हो सके, क्योंकि आपने एक माँ का एक बेटा छीन लिया, एक बहन का एक भाई, एक दोस्त का भाई छीन लिया। आपने कभी ना मुझे एक माँ का प्यार दिया और ना एक बाप का, क्योंकि आप पैसे कमाने में बिजी रहते थे। मुझे यह सब प्यार उस घर से मिला था, लेकिन आज आपने वो सब भी मुझसे छीन लिया। इसीलिए जब तक मैं जेल में रहूंगा तब तक आप तड़पते रहेंगे। यही आपके गुनाहों की सजा है। अगर हो सके तो आप अपना ख्याल रखना और मुझसे जेल में मिलने कभी मत आइएगा। तभी विकी के पिता जेल के बाहर जैसे ही जाते हैं उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर खत्म हो जाते हैं। इस सीन के बाद ख्याल खत्म हो जाता है। राजेश खन्ना की मां अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए उनके घर पहुंचती है। वहीं पर इस फिल्म का दी एंड हो जाता है। लास्ट सीन में राजेश खन्ना ने मरने की एक्टिंग बहुत जबरदस्त की है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छी एक्टिंग अमिताभ बच्चन ने की है। जब आप नमक हराम फिल्म देखेंगे तो आप खुद कहेंगे, सच में
अमिताभ बच्चन तो राजेश खन्ना पर भारी पड़े थे, क्योंकि इस फिल्म में राजेश खन्ना से ज्यादा अच्छे डायलॉग अमिताभ बच्चन के थे और उनके एंग्री किरदार को लोगों ने बहुत पसंद किया था। मैं आपको गद्दार फिल्म के आखिरी सीन के बारे में बताऊंगा। गुजराल साहब विजय और प्रिया को मारने के लिए गुंडे भेजते हैं, लेकिन उस लड़ाई में विजय घायल हो जाता है। विजय के दोस्त और प्रिया विजय को एक हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं, लेकिन गुजराल साहब के गुंडे प्रिया को किडनैप करके एक फैक्ट्री में बंद कर देते हैं। ये बात गुजराल का राइट हैंड बताने के लिए गुजराल के घर पहुंचता है और वो कहता है, गुजराल साहब मैंने विजय को रास्ते से हटा दिया है, प्रोफेसर को भी जान से मार दिया है। तब गुजराल कहता है, यह बात तो तुम मुझे फोन पर भी बता सकते थे, आने की क्या जरूरत थी। तब सुनील शेट्टी को पता चलता है कि उनके पिता गुजराल साहब विजय को मारने के लिए गुंडे भेज चुके हैं और विजय जख्मी भी हो चुका है। वो अपने पिता से कहता है, अगर मेरे दोस्त को कुछ भी हुआ तो आप अपनी चिता को अग्नि देने के लिए किसी और का इंतजाम कर लेना। सुनील शेट्टी को कॉल आता है कि हम लोगों ने प्रिया को किडनैप कर लिया है। सुनील शेट्टी कहते हैं, अगर मेरे दोस्त की अमानत को कुछ भी हुआ तो तेरी जिंदगी का अकाउंट मैं बंद कर दूंगा। फिर सुनील शेट्टी फैक्ट्री में पहुंचते हैं, यहाँ पर सनी की फाइट गुंडों से होती है। वहीं पर विजय पहुंच जाता है और सोनाली के जिस्म पर टाइम बम बंधा हुआ होता है। ये उसे खोल देता है। सनी और गुंडों के बीच में घमासान फाइट होती है। इस फाइट में वो सारे गुंडे मार दिए जाते हैं। भी गुजराल साहब देखते हैं कि सनी और विक्की एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं। इन्हें लगता है कि विजय सनी को मारने जा रहा है। तब वो अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर गोली मार देते हैं, लेकिन वो गोली उनके बेटे सनी को लग जाती है। तब सुनील शेट्टी जबरदस्त एक्टिंग करते हैं और कहते हैं, नहीं गुजराल नहीं, मुझे हाथ मत लगाना, तुम एक खूनी हो। तुमने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया और आज तुम मेरे दोस्त को मुझसे छीनना चाहते थे। मैंने तुम्हारे इरादों को नाकाम कर दिया। फिर सुनील विजय से कहता है, मेरे दोस्त अपना ख्याल रखना, मेरा और तुम्हारा यहीं तक साथ था। सुनील शेट्टी की आंखें बंद हो जाती हैं और वो मौत की आगोश में सो जाता है। तब गुजराल साहब पागल हो जाते हैं कि मैंने अपने बेटे को गोली मार दी और कहते हैं, बेटा तू मुझे छोड़कर मत जा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तूने कहा कि मुझे हाथ मत लगाना, मैंने तुझे हाथ नहीं लगाया। फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तू मुझे छोड़कर मत जा सनी, तू जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूँगा। फिर पुलिस आ जाती है और गुजराल को पकड़ लेती है। तब गुजराल कहते हैं, छोड़ दो मुझे, मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ। पागल से हो जाते हैं मोहन जोशी यानी कि गुजराल साहब और इसी सीन के बाद फिल्म का दी एंड हो जाता है। अब मैं आपको दोनों फिल्म के लास्ट सीन के बारे में बताता हूँ, जहाँ नमक हराम में अमिताभ बच्चन अपने पिता की वजह से अपने दोस्त को हमेशा के लिए खो देते हैं, वैसे ही गद्दार फिल्म में सुनील शेट्टी अपने पिता गुजराल की वजह से अपने दोस्त की जिंदगी से हमेशा के लिए रुखसत हो जाते हैं। दोनों फिल्मों में दोनों के पिता विलन बने हुए हैं। जहां नमक हराम फिल्म में विक्की के पिता को एंड में मार दिया गया था, वहीं गद्दार फिल्म में सुनील शेट्टी के पिता पागल हो जाते हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। आपको बता दूं, गद्दार फिल्म में सुनील शेट्टी ने एंग्री किरदार बहुत ही जबरदस्त किया था। जब आप इस फिल्म में सुनील शेट्टी की एक्टिंग देखेंगे तो आप कहेंगे कि फिल्म बहुत अच्छी है, लेकिन उस जमाने में इस फिल्म ने ज़्यादा कुछ कमाल नहीं दिखाया था। लेकिन ये फिल्म सुपरहिट ना होकर एक हिट फिल्म की लिस्ट में शामिल है। तो कुछ इस तरह से थी दोनों फिल्मों की कहानी। तो आज आप इस बात से वाकिफ हो गए होंगे कि इन दोनों फिल्मों की कहानी सेम है। आप लोग इन दोनों फिल्म को एक बार स्टार्ट से एंड तक देखना जरूर। गद्दार फिल्म की कहानी के कॉन्सेप्ट का
नमक हराम फिल्म से ही लिया गया था, लेकिन डायरेक्टर ने इस फिल्म के सीन प्ले को इस तरह से फिल्माया है कि बहुत लोग इस बात को समझ ही नहीं पाए होंगे कि गद्दार फिल्म नमक हराम का रीमेक है। जब आप इन दोनों फिल्मों को देखेंगे तो आपको कुछ डायलॉग भी इन दोनों फिल्मों के मिलते जुलते से लगेंगे। जब आप इन दोनों फिल्मों के सीन को मैच करेंगे तब आप समझ जाएंगे कि हाँ यह तो सच है। मैं आप लोगों को यह भी बता देता हूँ कि गद्दार फिल्म के डायरेक्टर थे राम शेट्टी और इस फिल्म को लिखा था रॉबिन भट्ट और जावेद सिद्दीकी ने। इन दोनों ने मिलकर इस फिल्म को ऐसे लिखा है कि बहुत कम लोग इस बात को समझ पाए होंगे कि नमक हराम और गद्दार का कॉन्सेप्ट सेम है। अब मैं आप लोगों को नमक हराम फिल्म के डायरेक्टर और राइटर का नाम बताना चाहूँगा। नमक हराम फिल्म के डायरेक्टर थे ऋषिकेश मुखर्जी और इस फिल्म को लिखा है गुलजार और ऋषिकेश मुखर्जी ने। ये फिल्म साल 1974 में आई थी। इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। इस फिल्म में राजा मुराद का 10 मिनट का सीन है और वो इस फिल्म में शायर बने हुए हैं जिनकी शायरी ने हर एक के दिलों को छू लिया था। वो शायरी कुछ इस तरह से है, बंधु दे जाम या जाम दे तू, हमको शराब भी पी जाती है और आंसू भी पी लेते हैं। अरे जरा फिर से जिगर की चोट है, ये दोस्त दोहराई नहीं जाती, लपट है आग की, फिर होठों पर लाई नहीं जाती। दूसरी शायरी, जिनकी आरजू में मरे जा रहे हैं, लोग मारने की आरजू में जिए जा रहे हैं। तीसरी शायरी, नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से है जाम, जाम में डूब गई है यारो मेरे जीवन की हर शाम। तो गाइस अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है रीमेक मूवी की, ये अमिताभ बच्चन की, राजेश खन्ना और सुनील शेट्टी की, तो गाइस मुझे कमेंट करके जो बताना। और हाँ गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब कुछ फ्री है। और गाइस अगर इसी तरह की और भी कहानियाँ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं इसी तरह से और भी कहानी लाने वाला हूँ और आपको अच्छा इंटरटेनमेंट करने वाला हूँ, अच्छी से अच्छी कहानी सुनाने वाला हूँ आप लोगों को। तो ज़रूर अच्छा रिस्पॉन्स देना। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं कंटिन्यू करूँगा, लाइन से वीडियो आते रहेंगे 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद। अगर आप जो है अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर भी लेट आएंगे वीडियो। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे और लोगों में शेयर करेंगे और कमेंट वगैरह करेंगे तो फिर मैं लगातार कंटिन्यू वीडियो करूँगा। 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद मैं आप लोग के लिए स्टोरी लेकर आऊँगा। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।